नमस्कार प्यारे साथियों, ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है लीनियर कोरिलेशन का, लेक्चर 11th, स्पेशली थियरी लेक्चर। सो इस लेक्चर में बहुत सारे मज़े लेने वाले हैं हम, आपको मज़ा भी आएगी और ये लेक्चर ऐसा रहेगा कि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो थियरी का आपका क्लियर हो जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लीनियर कोरिलेशन का थियरी पोर्शन। अब बच्चों आप देख सकते हो डिस्प्ले पे कि लीनियर कोरिलेशन में कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन, देन कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट of correlation, then scatter diagram method, then Karl-Pearson method, its property, then interpretation, then Spearman rank correlation, and then interpretation of correlation coefficient। इतने टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का टॉपिक है लीनियर कोरिलेशन। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। बच्चों वर्ड में ही रिलेशन वर्ड आता है, वो जो टॉपिक है उसमें ही कोरिलेशन यानी रिलेशन, और रिलेशन के लिए टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशन देयर इज मिनिमम टू पार्टीज। रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए। एक समझ लो कि कोई एक चीज़ है तो उसका वेरिएबल मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके वेरिएबल का रिलेशन सामने एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसी ही एक दूसरी चीज़ चाहिए, तब जाके आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। फैमिली में अगर कोई एक ही आदमी होगा तो उसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता। वो ना किसी का चाचा हो सकता है, ना किसी का भतीजा हो सकता है, ना किसी का पिताजी हो सकता है, ना कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड 11 में, इन आवर स्टैंडर्ड 11 वी लर्न मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिप्रेशन। ऑल these measures are derived from only one variable data। बट वेट एक सेकंड, थोड़ा नॉइजी है, मैं कम करके आऊँ बाहर से। तो जो मेजर्स ऑफ डिप्रेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन्स, ऑल these datas are derived from only one variable। Now in this particular chapter and the next chapter, इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में हम दो वेरिएबल की डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलेशन टू एस्टैब्लिश एनी रिलेशंस देयर मस्ट बी टू पार्टी, मिनिमम टू पार्टीज, मिनिमम टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हो गए और उनके रिलेशन की बात होगी। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि 11th में हमने एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, अब इस चैप्टर में हम दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो बच्चों बात ऐसी है कुछ कि जब कोई वेरिएबल होता है, जैसे कि आपकी हाइट, वो एक वेरिएबल है, तो वो चेंज होती रहती है, बढ़ती है धीरे धीरे। जैसे आज का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर
रोज चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कम होता जाता है, फिर से बढ़ता रहता है। तो वो चेंजेस है, वो इफ़ेक्ट है, वो चेंज हो रहा है ना, वो इफ़ेक्ट है। और इफ़ेक्ट के लिए कुछ कॉज चाहिए, ऐसे ही इफ़ेक्ट नहीं होती। उसके लिए कुछ, जब भी कुछ बढ़ता है या घटता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो आप समझो कि देयर मस्ट बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे मम्मी का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एंड इनकम। तो एक्सपेंस is our first variable and income is our second variable, and there is some relationship between our expense and our income. Definitely expense किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। तो there is a cause and effect relationship between expense and income। देखो, एक्सपेंस है वो इफेक्ट है, यानी एक्सपेंस बढ़ गया वो इफेक्ट हुई, एक्सपेंस कम कर दिया आपने वो भी इफेक्ट है। लेकिन उसका कॉज क्या है? कॉज है इनकम। जैसे लॉकडाउन में सबकी इनकम चेंज हो गई है, कम हो गई है, तो उसकी इफेक्ट क्या हुई? सबने एक्सपेंस करना कम कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्या है। इनकम बढ़ी, वो हमारा कॉज था, तो एक्सपेंस भी बढ़ गया, उसकी इफ़ेक्ट हुई। इनकम कम हुई लॉकडाउन की वजह से, वो एक कॉज है, तो उसकी वजह से एक्सपेंस हमने कम कर दिए, वो उसकी इफ़ेक्ट है। तो कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में। तो डेफिनेशन क्या होती है? चैप्टर की डेफिनेशन क्या है? If there are simultaneous change in the variable of two variable due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlationship between two variable। If there are simultaneous change, अगर मान लो कि पापा की इनकम बढ़े या कम हो, उससे आपके घर का एक्सपेंस पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके घर का जो एक्सपेंस है वो आपके पापा के इनकम से इफेक्टेड नहीं है। होगा कुछ दूसरी भी इनकम के सोर्सेज होंगे घर में, पापा की इनकम उस पर डिपेंड नहीं कर रही है एक्सपेंस पे, तो वहाँ पे रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर कॉज इफेक्ट का रिलेशन है, कॉज आपके पापा की इनकम बन सकती है और उसकी इफ़ेक्ट आपके एक्सपेंस पे पड़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? को रिलेशन। तो ये को रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से इसको कॉपी कर लेना। एंड लिनियर को रिलेशन की डेफिनेशन बोले तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा आगे आपको लिखना है। एंड द को रिलेशन इज सेड टू बी linear correlation if the point plotted on graph paper corresponding to order pair of the value of two correlated variable are on line or nearer to line। तो correlation का मतलब क्या है? if there are simultaneous change in the value of two variable due to cause effect, then it is called correlation। and if all the pair of value of two variable are plotted on graph paper and the all point, all dot, all coordinates plotted on graph paper are on same line or nearer to one line, like अगर ऐसे डॉट आ रहे हैं या तो फिर ऐसे आ रहे हैं, तो देखो ये सेम लाइन है, या तो ये एक
लाइन के नज़दीक है ये सब पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन, और उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो पॉइंट एक ही लाइन में अगर मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। There are mainly two type of correlation. One, positive correlation, and second, negative correlation. What do you mean by positive correlation? If one variable increase, means if cause variable increase, then its effect variable also increase, then it is called positive variable, positive correlation. If cause variable decrease and then the effect variable also decrease, then it is positive relation. Means whenever you got cause effect, a cause variable and effect variable goes to same direction, दोनों या तो ऊपर जा रहे हैं या तो दोनों नीचे आ रहे हैं, then it is called positive correlation. And positive correlations can be represented in graph paper by this type of graph. ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है. In both graph you see its moment is अपवर्ड मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अपवर्ड मोमेंट हो रहा है, और अगर ग्राफ अपवर्ड मोमेंट में जा रहा है तो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल. नेगेटिव कोरिलेशंस, इफ देयर इज वाइस वर्सा रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. अगर कॉज वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तब इफेक्ट वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है. जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं, एक्सपेंस एंड सेविंग. एक्सपेंस एंड सेविंग. नेचुरल है कि आपके पापा की इनकम, इफ अवर parents income is freeze, then if we increase our expense then obviously our savings will be decreased, and if we decrease our expense then obviously our saving will be increased. आप अपने खर्च बढ़ा दोगे तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, अगर आप अपने खर्च कम कर दोगे तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी. तो देखो यहाँ पे एडवर्स रिलेशन दिख रहा है आपको, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड negative relationship between, and it can be represented in graph by negative slope. like ऐसे भी बता सकते हो आप या तो ऐसे भी बता सकते हो. it is downward movement from left hand side to right hand side. तो देख सकते हो आप पॉजिटिव कोरिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं. द प्राइस एंड सप्लाई. इफ प्राइस इंक्रीज then supply also increase. If price decrease, supply also decrease. Age of husband and age of wife. It is natural that husband age will increase, then obviously wife age will also increase. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाइफ ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा जाती है तो उसकी, हाँ, आर्टिफिशियल एज आपको कम दिख सकती है, लेकिन एक्चुअल एज तो बढ़ने ही वाली है. किसी का कंट्रोल है एज पे, तो हस्बैंड की एज इंक्रीज हो रही है तो वाइफ की भी इंक्रीज ही होगी. नंबर ऑफ व्हीकल एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट. अगर व्हीकल की नंबर रोड पे बढ़ रहे हैं तो एक्सीडेंट भी बढ़ जाएंगे, बराबर. सेल एंड प्रॉफिट, बहुत से एग्जांपल है. सेल एंड प्रॉफिट, इफ़ योर सेल विल इंक्रीज देन ऑब्वियसली योर प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज. रेनफॉल एंड येल्ड, if rainfall is increased then yield will also increase, बराबर. तो ये सब पॉजिटिव रिलेशन को रिलेशन के एग्जाम्पल है. एग्ज़ाम में अगर पॉजिटिव को रिलेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसके एग्जाम्पल भी 2-3 एग्जाम्पल कंपलसरी लिखने हैं, बराबर.
और अगर आपका जो मोमेंट है वो अपोजिट साइड है, यानी एक डायरेक्शन बढ़ रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो एक वैल्यू सामने घट रही है, तब उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन. देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन एंड इट्स एग्जांपल इज, फर्स्ट एग्जांपल एक्सपेंस एंड सेविंग, देन एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड. किसी की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी. मान लो केसर कैरी की प्राइस, वो मैंगो आती है ना केसर, उसकी प्राइस इस साल बहुत बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियस है कम हो लोग उनको खाएंगे तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी. फिर एक्सपेंस एंड सेविंग मैंने ऑलरेडी समझाया. डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लॉथ. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वुलन क्लॉथ लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, और टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वुलन क्लॉथ है ना वो ज़्यादा खरीदेंगे. तो फिर अल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप कोई किसी पीक पे टॉप पे जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सी लेवल से, वैसे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा. माउंट एवरेस्ट पे आपको ऑक्सीजन बॉटल के साथ जाना पड़ता है, उसका यही एक रीज़न है. तो ये सब नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल थे, उसमें से आपको 2 या 3 याद रखना है. तो मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा. अगर पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो. और आप भी सोचो कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बाद आप कितने जानते हो एक्स्ट्रा इससे, बराबर. तो ये नेगेटिव था. तो व्हेन द चेंज इन वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल are in opposite direction then it is called negative, and if there is small direction then it is called positive relation. Correlation and coefficient of correlation. What do you mean by correlation and what do you mean by coefficient of correlation? तो correlation का मतलब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि if there is cause and effect relationship between 2 variable then it is called correlation. But what do you mean by coefficient of correlation? देखो बच्चों, दोनों में बहुत फ़र्क है. कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को कोरिलेशन बोलते हैं. लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है the measures of strength of linear correlations between 2 variable is called correlation coefficient. अगर correlation को, if we represent correlation in numeric form then it is called correlation coefficient and it is denoted by small r. You know the 1 characters of small r. The value of small r will always lays between -1 to +1. ये आपको एक कैरेक्टर याद होना चाहिए. अगर आपने आगे के लेक्चर अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे. तो कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डिफरेंस आपको पता चल गया. What do you mean by correlation? If 2 variables are interrelated by some relation, then it is called correlation. The relationship between 2 variables is called correlation. And the relation, if we represent the relation by numeric form, in a numeric form, then this value which is in numeric is called correlation coefficient. अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं. मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. द फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन. स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है? तो स्कैटर डायग्राम मेथड अगर आप समझो, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल. देखो, एक x वेरिएबल बता रहा है इनकम और y वेरिएबल दिखा रहा है उसका टैक्स. तो इसको, ये जो पैर है 1 2 3 4 और 5, वो पैर को हम एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे. x की वैल्यू 50 है तब y की 10. x की वैल्यू 50 यहाँ पर है
और y की वैल्यू 10 यहाँ पर है, तो दोनों कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं। x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 10 है, तो एक पॉइंट मिल गया हमें। अभी दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 60 है। x की वैल्यू 30 कहाँ पर होगी? यहाँ पर। और y की वैल्यू कितनी है? 6, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी? यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 30 एंड 6। दूसरा पॉइंट मिल गया। उसी तरह से हमको 1 2 3 4 और 5 पॉइंट मिलेंगे, बराबर। अभी हमने ये जो डायग्राम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। फिर ये स्केल आपको एक्सिस लिखना है। आपने एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 20 का गैप रखा है, देख सकते हो आप नीचे 20 40 60 80। एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे आपने 4 का गैप रखा है, आप देख सकते हो 0 4 8 12। वो जो गैप लेना है ना वो क्वेश्चन के ओरिएंटेड लेना है। वो ग्राफ आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़, 11th में स्टैट में जो ग्राफ आते हैं ना वो इसीलिए आते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपको अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है। देखो ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो ग्राफ नीचे से ऊपर तक जा रहा है। तो ग्राफ रिलेशन कैसी है? पॉजिटिव। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में है, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉजिटिव। लेकिन आप और इसको ध्यान से देखो तो एक ही लाइन में, लाइन के बाहर एक भी पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट। तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ ग्राफ का। परफेक्ट लीनियर पॉजिटिव ग्राफ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशंस बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल देख लो। देखो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है 15 एंड 5, तो उसको हमने दिखा दिया। 15 कहाँ पे होता है बच्चों? यहाँ पर होता है। और 5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो उसका एक पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। ये पॉइंट जो मिल रहा है वो 15 एंड 5 का है। वैसे आप सारे के सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 1 2 3 4 एंड 5। मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, मैं इस लेक्चर में गायब हो जाता हूँ डिस्प्ले से, तो क्या है कि आपको पूरा पेज कवर करके बता सकूं। अब बच्चों मेरी आवाज़ तो रहेगी, मैं सिर्फ गायब हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन सबको अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक नेगेटिव स्लोप बन रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। और एक ही लाइन में है तो लीनियर। और एक ध्यान से देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो तो उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो परफेक्ट लीनियर नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पर हमें। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखो आप देखो जो पहला पॉइंट है वो 5 एंड 20 का है। तो 5 यहाँ पर होता है,
20 यहाँ पर होता है, उसका पॉइंट ये मिल गया। फिर दूसरा है 830 का, 8 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो उसका पॉइंट ये मिल गया हमें। तीसरा है 1050 का, तो 10 यहाँ पर है और 50 यहाँ पर है, तो उसका पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर तीसरा 1570 का, तो 15 यहाँ पर होता है और 70 यहाँ पर है, तो उसका ये पॉइंट मिल गया हमें। आगे है 1260 का, 12 यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है, तो उसका ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर उसके बाद 935 का, तो 9 मेरे ख्याल से यहाँ पर होता है और 35 मेरे ख्याल से यहाँ पर होता है, तो उसका ये पॉइंट मिल गया। अब देख लो आप, ये पॉइंट को अगर आप जॉइंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, लेकिन उसको स्ट्रेट लाइन के नज़दीक ले सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन आप एज्यूम कर सकते हो जिसके नज़दीक ये सारे पॉइंट फॉल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मोमेंट कौन सी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि अपवर्ड मोमेंट है, तो पॉजिटिव रिलेशन तो है ही, लीनियर भी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, पार्शियल है। परफेक्ट किसको बोलते हैं, एक ही लाइन में हो तो परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये तो पार्शियल है। तो देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे ही इधर आप देख सकते हो कि ये रिलेशन नेगेटिव है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, पार्शियल नेगेटिव है। तो पार्शियल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये 4 एग्जाम्पल देखने से, अच्छा, और अगर ऐसा कुछ डायग्राम दिखे कि जिसमें पॉइंट सारे एक जलेबी टाइप हो, यानी ग्राउंड में हो, अपवर्ड मोमेंट भी ना दिख रही हो या डाउनवर्ड भी ना दिख रही हो, तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ linear correlation between x and y, there is no relationship between x and y। तो अभी ये 4 डायग्राम आप बुक में से अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपके पास मैंने बुक की PDF ऑलरेडी सेंड कर दी है। 4 डायग्राम को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ। तो डेफिनेशन समझने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि आपके पास, तो देखो, सपोज you have some number of coordinates x1 y1 x2 y2 x3 y3, कितने, तो 4 5 6 7 कितने भी पेयर हो सकती है। तो नंबर ऑफ पेयर मीन्स n, आर ऑर्डर्ड पेयर, n वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ऑन एक्सिस, हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, x को x एक्सिस पे, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y ऑन y एक्सिस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ बाय टेकिंग प्रॉपर स्केल। एक स्केल माप लेना है, जो हमने इधर दिखाया था स्केल माप x का और y का। द ग्राफ शोविंग द प्लॉटेड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेयर। ग्राफ में क्या होता था, पॉइंट मिल रहे थे, कौन से कितने पॉइंट मिल रहे थे, जितनी पेयर होती थी उतने पॉइंट मिल रहे थे, इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। तो एग्जाम में स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन पूछे तो इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन याद रखने के लिए आपको स्कैटर डायग्राम की मेथड अगर याद हो तो स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन आराम से आप याद कर सकते हो। एग्जाम में कभी भी स्कैटर डायग्राम की ओनली डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, उसकी लिमिटेशन और मेरिट डिमेरिट्स पूछेंगे। तो उसके मेरिट्स में क्या लिखना है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बराबर। मैथमेटिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। फिर इट गिव सम आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। कैसे, एक ही लाइन में हो तो वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो जो पॉइंट है ना वो थोड़े दूर दूर फॉल कर रहे हो तो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, बराबर। फिर स्कैटर्डनेस ऑफ प्लॉटेड सजेस्ट वेदर द कोरिलेशन आर लीनियर और नॉट। अगर एक मोमेंट आप देख सकते हो, अगर एक मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हो अपवर्ड या डाउनवर्ड,
तो इट इज़ लीनियर। और मैंने जो लास्ट बताया था आपको कि जहाँ पे आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते तो नॉन लीनियर हो जाएगा। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू जज द नेचर ऑफ को रिलेशन, यानी रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो जज करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ग्राफ पेपर को देख के ही पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। लिमिटेशन, तो एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड, और ये एक ही लिमिटेशन है तो इसको याद रखना है। इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। स्कैटर डायग्राम में आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता रहेगा। जिसने भी ग्राफ ड्रॉ किया है, कोई ज़्यादा ग्राफ बड़ा ड्रॉ करेगा तो वो स्केल माप छोटा लेगा, जिसको छोटा ग्राफ ड्रॉ करना है वो स्केल माप बड़ा लेगा। तो एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप की डिग्री नहीं मिल सकती, तो इट्स मेन लिमिटेशन, द ओनली लिमिटेशंस ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड। बच्चों आप एंजॉय कर रहे हो तो लाइक को हिट कर दो, मज़ा आ रहा है कि नहीं? बच्चों अभी ये एक्सरसाइज 2.1 है, वो आपको घर से होमवर्क में ड्रॉ करनी है, और उसमें ये सब पॉइंट है, ग्राफ पेपर में नहीं, आपको नोटबुक में ही ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद एक कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न 2 टाइप का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक तो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में भी 2 हो सकता है, परफेक्ट और पार्शियल। नेगेटिव में भी 2 हो सकते हैं, परफेक्ट और पार्शियल। उसके लिए मैंने जो आगे 4 एग्जाम्पल आपको समझाए वो देख लेना, फिर उसके हिसाब से ये 2.1 के कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। 4 ही होंगे मेरे ख्याल से, 3 है, वो 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। नाउ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड वो हमने पढ़ ली, और उसमें हमको 6 फार्मूला पता होने चाहिए। मैं बता दूं आपको 6 फार्मूला। कार्ल पियर्सन ने प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में टोटल 6 फार्मूलाज दिए थे। देख लो, ये आपका फर्स्ट फार्मूला, आपको ये सब फार्मूला पता होने चाहिए। फिर ये आपका सेकंड फार्मूला, 6 फार्मूला कार्ल पियर्सन के हैं। फिर ये आपका थर्ड फार्मूला, फिर ये आपका फोर्थ वन, फिर ये आपका फिफ्थ वन, एंड लास्ट एंड फाइनल यूवी वाला फार्मूला जो आपका छठा फार्मूला है। वो थोड़ा लेट आता है, वीआईपी है ना भाई, लेट ही आएगा, क्योंकि उसके लिए हमने लेक्चर भी बहुत सारे लिए थे यूवी वाली मेथड। हाँ, ये आपका 6 नंबर का फार्मूला। तो इस चैप्टर में टोटल 7 फार्मूला है, और उसमें कार्ल पियर्सन के 6 है और एक फार्मूला स्पीयरमैन का है। तो ये 6 फार्मूला आपको आने चाहिए। चलो आगे बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की। चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। एजम्पशन, तो 2 एजम्पशन है। एक तो देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, एंड देयर इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन होनी चाहिए और कॉज इफेक्ट की रिलेशन होनी चाहिए। तो ये 2 एजम्पशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको ये 2 रिलेशन लिखनी है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो उसकी पहली प्रॉपर्टीज़, उसकी पहली कैरेक्टर्स आपको पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट R, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। इट इज़ लेस बिटवीन द इंटरवल -1 to +1। इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट। देखो आर का जो भी आंसर आता है, मान लो आर का आंसर 0.90 आया, तो उसके पीछे परसेंटेज, रुपीज़, यूनिट ऐसा नहीं आता। इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट।
आगे द कोरिलेशंस कोएफिशिएंट्स बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज सेम एज वेरिएबल y एंड x। यानी जो टेबल होता है उसमें ऑलवेज हम उसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं। मान लो गलती से आपने इसको x कह दिया और इसको y कह दिया, तो rxy इज इक्वल टू ryx, यानी दोनों का आंसर सेम ही रहता है। यानी x किसको कहना है और y किसको कहना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन अगर आपने गलती से ऊपर वाला y और नीचे वाला x ले लिया तो भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा। तो 3 रिलेशन हो गए, 3 कैरेक्टर्स हो गए, 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अभी चौथी प्रॉपर्टीज़ है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? तो u फाइंड करते वक्त आप x में से कुछ माइनस करते हो और v फाइंड करते वक्त आप y में से कुछ माइनस करते हो, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल क्या है? तो u फाइंड करते वक्त आप किसी नंबर से उसको डिवाइड करते हो 10 या 1000, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। अभी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करने से वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने 10 से डिवाइड नहीं किया है और ऐसे ही वो क्वेश्चन का आंसर ला दिया उसने, तभी भी उसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो आपको याद रखना है इट इज़ फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है जो माइनस करते हैं वो, और स्केल का मतलब होता है जो डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं वो। u और v फाइंड करते वक्त हम करते थे ना स्पेशल क्वेश्चन में। और पांचवा, उसमें आपको लिखना है इफ द साइन चेंज ऑफ एनी वन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y इज चेंज द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक वेरिएबल की साइन चेंज करोगे तो आंसर की साइन चेंज हो जाएगी, लेकिन इफ द साइन चेंज ऑफ बोथ द वेरिएबल, यानी दोनों वेरिएबल की साइन चेंज कर रहे हो, देन द साइन चेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल रिमेन अनचेंज। यानी देख लो आप यहाँ पर x एंड y में से सिर्फ x की साइन माइनस कर दी तो देखो आंसर माइनस में आया, सिर्फ y की साइन माइनस में कर दी तो भी देखो आंसर माइनस में आया। लेकिन अगर आप x की और y की दोनों की साइन चेंज कर रहे हो तो आंसर वैसा के वैसा यानी प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए। तो ये 5 कैरेक्टर्स थे, ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गए, एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आगे बात करते हैं बेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कैसे एज्यूम करेंगे हम? तो देखो r की वैल्यू अगर +1 रहती है तो उसको क्या इंटरप्रिट करना है आपको? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 रहती है तो उसको क्या इंटरप्रिट करना है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर r की वैल्यू 0 रहती है तो नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। तो बच्चों याद रखो r इज इक्वल टू +1 का इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पढ़ लेना और जितना याद रहे उतना लिख देना है। ये वर्ड कंपलसरी आना चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन में। r इज इक्वल टू -1 में इतना पढ़ लेना है और ये वर्ड आपके एक्सप्लेनेशन में कंपलसरी आना चाहिए। और r इज इक्वल टू 0 का इंटरप्रिटेशन ये आपको याद रखना है और उस आपके एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड कंपलसरी आना चाहिए। लेकिन अगर r की वैल्यू +1 भी नहीं है या 0 भी नहीं है, लेकिन 0 और +1 के बीच में है,
तो उसको पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं, पार्शियल रिलेशनशिप, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। कहाँ है, कहाँ लिखा है ऐसा? पार्शियल, हाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। तो अगर 0 से लेके +1 के बीच में आपका आंसर है तो पार्शियल पॉजिटिव, और 0 से -1 के बीच में आपका आंसर है तो पार्शियल नेगेटिव। तो देखो आपका R, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, -1 से लेके +1 तक हो सकता है, बीच में 0 आता है। अगर माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 0 है तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, और आंसर इधर बीच में आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर यहाँ पर आपका आंसर फॉल कर रहा है तो इधर आपको लिखना है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये रहा इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, तो हम थियरी पोर्शन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेक्चर 11 और लेक्चर 12 दोनों लेक्चर थियरी पोर्शन पे होंगे, और आगे की थियरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट 45 मिनट का लेक्चर होने को आया है, तो उससे ज़्यादा लेक्चर लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा फिर। तो थियरी पोर्शन 2 लेक्चर में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की थियरी कवर करेंगे। इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, और जितने जितने पॉइंट मैंने डिस्कस में लिए हैं उसको आप रिफर कर लेना। तो बच्चों कैसा रहा हमारा आज का लेक्चर? लाइक करो, शेयर करो, और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ऐसा करो तो हमारे जो एफर्ट्स है उसकी कुछ इफ़ेक्ट दिखनी चाहिए। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।